Antecedents of the development of psychoanalysis। 18th सेंचुरी के शुरू में एक जर्मन फिलोसोफर और मैथमेटिशियन विल्हेल्म लाइबनिट्ज ने मोनाडोलॉजी के नाम से एक आइडिया पेश किया। लाइबनिट्ज के मुताबिक मोनैड्स फिजिकल एटम्स नहीं होते, बल्कि वो तमाम रियलिटी के इनफरादी एलिमेंट्स यानी अज्जा होते हैं। लिहाजा मोनैड्स मैटर यानी मादा नहीं होते। लाइबनिट्ज का मानना था कि हर मोनैड एक अनएक्सटेंडेड यानी गैर लचकदार साइकिक एंटिटी होती है जो कि बाय नेचर यानी कुदरती तौर पर मेंटल होती है और इसमें फिजिकल मैटर की खसूसियात नहीं पाई जाती। और जब काफी ज्यादा मोनैड्स आपस में मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं तो वो एक एक्सटेंशन यानी वुसअत पैदा करते हैं। लाइबनिट्ज ने मोनैड्स को परसेप्शन से तशबीह दी और उसका मानना था कि तमाम मेंटल इवेंट्स मोनैड्स की एक्टिविटीज की वजह से वकूअ पजीर होते हैं और इन मेंटल इवेंट्स की डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस यानी शऊर की शिद्दत मुख्तलिफ होती है, जिनकी रेंज मुकम्मल अनकॉन्शियस से लेकर क्लियर कॉन्शियस तक हो सकती है। लाइबनिट्ज ने कॉन्शियसनेस की लेसर डिग्री यानी कम शिद्दत को पेटिट्स परसेप्शंस का नाम दिया और उसने पेटिट्स परसेप्शंस की कॉन्शियस रियलाइजेशन यानी शऊरी एहसास को एपरसेप्शन का नाम दिया। मिसाल के तौर पर साहिल पर पानी की लहरों की टूटने की आवाज़ एक एपरसेप्शन होती है क्योंकि ये आवाज़ कॉन्शियस रियलाइजेशन की वजह से महसूस होती है, लेकिन हकीकत में ये आवाज़ ड्रॉप्स ऑफ वाटर से मिलकर बनती है। चूँकि हम कॉन्शियसली यानी शऊरी तौर पर हर एक ड्रॉप ऑफ वाटर की आवाज़ को परसीव नहीं कर सकते, लिहाजा इसको हम पेटिट परसेप्शन कहते हैं। और जब बहुत ज़्यादा ड्रॉप्स ऑफ वाटर आपस में मिलते हैं तो वो एपरसेप्शन यानी कॉन्शियस रियलाइजेशन की सेंस पैदा करते हैं। गौथा फ्राइड के पसंदीदा ऑथर्स में से एक था और साइको एनालिसिस का बुनियादी आइडिया गौथा के बुनियादी आइडिया से कंपैटिबल यानी हम आहंग था। गौथा के मुताबिक इंसान का वजूद कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस और टेंडेंसीज यानी मुतज़ाद जज्बात और रुझानात के दरमियान मुसलसल स्ट्रगल पर मुश्तमिल होता है। हर्बर्ट ने थ्रेशोल्ड का तस्वुर पेश किया और उसके मुताबिक वो आइडिया जो कि थ्रेशोल्ड से ऊपर होता है वो कॉन्शियस होता है और ऐसा आइडिया जो कि थ्रेशोल्ड से नीचे होता है वो अनकॉन्शियस होता है। इसके अलावा हर्बर्ट ने कन्फ्लिक्ट मॉडल ऑफ माइंड का मफरूज़ा भी पेश किया जिसके मुताबिक सिर्फ कंपैटिबल आइडियाज़ यानी हम आहंग ख्यालात ही कॉन्शियसनेस में वकूअ पजीर होते हैं और अगर दो इनकम्पैटिबल आइडियाज़ यानी गैर हम आहंग ख्यालात कॉन्शियसनेस में वकूअ पजीर होते हैं तो उनमें से एक आइडिया दूसरे आइडिया को थ्रेशोल्ड पॉइंट से नीचे अनकॉन्शियसनेस में धकेलता है। इसके अलावा हर्बर्ट ने रिप्रेशन की टर्म को भी इंट्रोड्यूस किया और हर्बर्ट ने रिप्रेशन को उस इनहिबिटिंग फोर्स का नाम दिया जो कि इनकम्पैटिबल आइडियाज़ यानी गैर हम आहंग ख्यालात को अनकॉन्शियस की तरफ खींचती है। स्कोफनर का मानना था कि इंसान पर रैशनल डिज़ायर्स यानी मकूल ख्वाहिशात की बजाय इर्रैशनल डिज़ायर्स की हुकूमत होती है। चूँकि इंस्टिंक्ट्स यानी जबिलतें इंसान के रवैयों का तयन करती हैं, इसलिए इंसान मुसलसल तौर पर ज़रूरत और सेटिस्फेक्शन की हालत में रहने की वजह से गैर यकीनी सूरत हाल में रहता है। स्कोफनर ने फ्राइड के आइडिया ऑफ सब्लिमेशन की पेशन गोई कुछ इस तरह की कि हम म्यूजिक, पोइट्री और आर्ट को अडॉप्ट करके अपने अंदर मौजूद गैर माकूल कुव्वतों से बच सकते हैं और उसके मुताबिक कोई भी शख्स एसेटिसिज्म यानी मजहबी जिंदगी गुजारकर इन इर्रैशनल फोर्सेस जिनमें खास तौर पर सेक्स ड्राइव होता है का मुकाबला कर सकता है। इसके अलावा स्कोफनर ने अनडिजायरेबल थॉट्स को अनकॉन्शियस में रिप्रेस यानी पुश करने के साथ साथ रेजिस्टेंस पर भी बात की। स्कोफनर के मुताबिक रेजिस्टेंस यानी मुज़ाहमत उस वक्त वकूअ पजीर होती है जब एक शख्स अनकॉन्शियस में मौजूद रिप्रेस्ड आइडियाज को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है।
अगरचे फ्राइड ने स्कोफोनार को सब्लिमेशन, रिप्रेशन और रेजिस्टेंस के प्रोसेसेस को दरियाफ्त करने का क्रेडिट दिया, लेकिन इसके साथ साथ फ्राइड ने यह भी दावा किया कि उसने इन प्रोसेसेस को खुद भी इंडिपेंडेंटली दरियाफ्त किया। नीड्सा के मुताबिक इंसान हमेशा रैशनल और इर्रेशनल टेंडेंसीज यानी अक्ली और गैर अक्ली रुझानात के दरमियान एक नामुकम्मल होने वाली जंग का सामना करते हैं और हर शख्स अपनी पर्सनैलिटी में इन रुझानात का बेमिसाल मिक्सचर पैदा करता है, हत्ता कि ऐसा करने में उसे रवायती अखलाकियात की खिलाफ वर्जी करना पड़े। फेकनर हर्बर्ट की तरह फेकनर ने भी अपने काम में थ्रेशोल्ड के कंसेप्ट को इस्तेमाल किया। ताहम फ्राइड के नज़दीक फेकनर के बारे में ज़्यादा अहम चीज़ ये थी कि फेकनर ने माइंड को आइसबर्ग से तशबीह दी, जिसमें फेकनर ने कॉन्शियस माइंड को आइसबर्ग का स्मॉलेस्ट पार्ट यानी 1/9 हिस्सा करार दिया, जो कि आइसबर्ग की टिप के बराबर और विजिबल होता है, जबकि अनकॉन्शियस माइंड को आइसबर्ग का 9/10 हिस्सा करार दिया, जो कि पानी की सतह से नीचे लार्ज और इनविजिबल होता है। इसके अलावा फ्राइड ने फेकनर की तरह प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी इस्तेमाल किया। डार्विन्स इन्फ्लुएंस इंसानों और दूसरे जानवरों के दरमियान कंटिन्यूटी यानी तसलसल को जाहिर करते हुए डार्विन ने फ्राइड के इस दावे को तकवीयत बख्शी कि इंसान नॉन ह्यूमन यानी जानवरों की तरह रीजंस की बजाय इंस्टिंक्ट्स यानी जबिल्लतों से मोटिवेट होते हैं। फ्राइड के मुताबिक इन ताकतवर एनिमल इंस्टिंक्ट्स में सेक्सुअल एक्टिविटी और एग्रेशन शामिल होते हैं, जो कि हमारी पर्सनैलिटी के लिए ड्राइविंग फोर्सेस होती हैं। फ्राइड का मानना था कि इन बेसिक इंस्टिंक्ट्स को सिविलाइजेशन यानी तहजीब के वजूद के लिए लाजमी या कम से कम जुज़वी तौर पर रोकना चाहिए। हेल्महोल्ट्ज फ्राइड के नज़दीक हेल्महोल्ट्ज का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नज़रिया बहुत अहम था। हेल्महोल्ट्ज के मुताबिक एक जानदार एक एनर्जी सिस्टम होता है जिसको फिजिकल प्रिंसिपल की बुनियाद पर एक्सप्लेन किया जा सकता है, और हेल्महोल्ट्ज के मुताबिक एक जानदार से निकलने वाली एनर्जी उसमें दाखिल होने वाली एनर्जी पर डिपेंड करती है, और इस एनर्जी के बगैर कोई लाइफ फोर्स यानी जिंदगी बाकी नहीं रह सकती। हेल्महोल्ट्ज के कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नज़रिए को अपनाने के साथ साथ इस नज़रिए को माइंड पर लागू करते हुए फ्राइड ने यह फ़र्ज़ किया कि माइंड में किसी भी लम्हे काफ़ी हद तक ये साइकिक एनर्जी अवेलेबल होती है और इसे मुख्तलिफ तरीक़ों से डिस्ट्रीब्यूट यानी तकसीम किया जा सकता है, और एनर्जी की ये फिनिट अमाउंट यानी महदूद मिकदार की माइंड में तकसीम इंसान के बिहेवियर और सोच का तयन करती है। ब्रेंटानो फ्राइड ने ब्रेंटानो से यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में तालीम हासिल की। ब्रेंटानो के मुताबिक फ्लो ऑफ थॉट यानी सोच के बहाव को मालूम करने के लिए मोटिवेशनल फैक्टर्स बहुत अहम होते हैं, और ब्रेंटानो के मुताबिक ऑब्जेक्टिव रियलिटी और सब्जेक्टिव रियलिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। यह ऑब्जेक्टिव रियलिटी से मुराद एक ऐसी हकीकत है जिसको हम ऑब्जर्व, मैयर और टेस्ट कर सकते हैं, और सब्जेक्टिव रियलिटी एक ऐसी रियलिटी होती है जिसको हम इमोशन, ओपिनियन या मेंटल कंसेप्ट की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लिहाजा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रियलिटी के इस फ़र्क ने फ्राइड की थ्योरी में बहुत अहम किरदार अदा किया। हार्टमान स्कोफोनार और ज्यूविश मिस्टिसिज्म से बहुत ज़्यादा मुतासिर था। 1869 में हार्टमान ने फिलोसफी ऑफ अनकॉन्शियस के नाम से एक किताब लिखी, जिसमें हार्टमान ने अनकॉन्शियस की 3 इकसाम को बयान किया, जिनमें एक अनकॉन्शियस वो होता है जो कि कायनात के तमाम नेचुरल फिनोमिना पर हुकूमत करता है, और अनकॉन्शियस की दूसरी किस्म फिजियोलॉजिकल अनकॉन्शियस होता है जो कि बॉडी के प्रोसेसेस को डायरेक्ट यानी ऑपरेट करता है, और हार्टमान के मुताबिक अनकॉन्शियस की तीसरी किस्म साइकोलॉजिकल अनकॉन्शियस होता है जो कि तमाम बिहेवियर्स का सोर्स यानी ज़रिया होता है। अगरचे हार्टमान का मौक़िफ़ बुनियादी तौर पर मिस्टिकल यानी पुरअसरार था, लेकिन इस मौक़िफ़ के कुछ अनासिर फ्राइड की थ्योरी के साथ मुश्तरक हैं, जिनमें ख़ास तौर पर अनकॉन्शियस का तस्वुर है। लिहाजा अनकॉन्शियस कंपोनेंट के साथ
एक्टिव डायनामिक माइंड का मौक़िफ़ फ्रॉइड के फ़िलोसॉफ़िकल हेरिटेज का हिस्सा था।